यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। अरे तुम दाम तो बोलो, यहां ईमान बिकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रांची से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसको देखने के बाद शायद आप भी यही बोलेंगे। रांची में 5 सालों में 5 पुल बनाए गए, जिनमें 3 धंस चुके हैं, 2 धंसने की कगार पर है। आलम यह है कि पुल पर जो स्थानीय लोग हैं वो चचरी यानी बांस का पुल बनाए हुए हैं, उसी से गाड़ियां पार होती हैं। उसी पर जो बालू लोडेड गाड़ियां होती हैं वो भी उसी से पार होती हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि सब के पीछे एक नाम जो इन दिनों काफी चर्चा में है, जो सुर्खियां बटोर रहा है, वीरेंद्र राम। अभी जिन पर ईडी की दबिश बनी हुई है, अभी ईडी के रिमांड पर है, उनसे पूछताछ चल रही है, वो ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता हैं। और अब वीरेंद्र राम का नाम इसमें क्यों आ रहा है ये हम आपको बताएंगे ये रिपोर्ट दिखाने के बाद। हम चाहेंगे कि आप रिपोर्ट दिखाएं। वीरेंद्र राम जो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर है, हालांकि अब उन्हें ईडी गिरफ्तार कर ली है और 2 दिनों की छापेमारी में जो जानकारी निकलकर सामने आई कि 125 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति और उनकी पत्नी के यहाँ से उनके घर से करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के जेवरात, उसके अलावा जो लग्जरी गाड़ियों का जखीरा, और अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं उनके 24 ठिकाने हैं जिस ठिकानों पर ईडी ने छापे मारी। हालांकि उस तरह वीरेंद्र राम के जैसे कई इंजीनियर हैं जो उससे अधिक संपत्ति अर्जित किए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम जिस जगह अभी मौजूद हैं, जिस पुल पे खड़ा है, ये पुल तो चलता है जाता है। जो पुल है इस पुल का नाम है गोमिया डी और मामला डी को जोड़ने वाला पुल है, 2 गाँवों को जोड़ने वाला पुल है। और यहाँ से तमाड़ थाना शुरू हो जाता है। इस पुल पे जैसे हम चढ़ेंगे तमाड़ थाना शुरू हो जाता है, लेकिन ये पुल कहीं नहीं जाता। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि जो पुल होता है 2 गांवों को जोड़ने के लिए पुल होता है, 2 स्थान को जोड़ने के लिए इस पुल का काम होता है, लेकिन वो जो पुल है कहीं पे नहीं जाता है, पुल बीच में ही जाके समाप्त हो जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुल 2 से 3 साल पहले से टूटा पड़ा है और इस पुल के टूटने के कारण जो है लोग एक दूसरी जगह ने नवाडी के लोग मामला डी के लोग गोमिया डी नहीं जा सकते, गोमिया डी के लोग मामला डी नहीं आ सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीरेंद्र राम की ईडी के रडार पे आने के बाद लोगों में, पूरी राजधानी में क्या पूरे स्टेट में एक चर्चा चल रही है कि एक इंजीनियर के पास 125 करोड़ रुपए कहाँ से आए। लेकिन इस पुल को भी किसी इंजीनियर ने ही बनाया होगा और इस इंजीनियर के पास भी 100-200 करोड़ इस पुल से बचा लिया होगा, क्योंकि जब इस पुल का निर्माण हुआ होगा तो इसका भी बजट मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सैकड़ों करोड़ का रहा होगा। और ये पुल में भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ है, किस कदर से हुआ है, आप इस पुल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये पुल का जो 2 पिलर है बीच से धंस गया और धंसने के बाद ये पुल टूट चुका है। अब वो कौन इंजीनियर है, कौन से इंजीनियर साहब है जो इस इंजीनियरिंग अपनी दिखाए, इस पुल को बनाए और किस आधार पे इस पुल को बनाए कि ये पुल हम कह सकते हैं कि लोगों का भार नहीं थाम पाया। ये पुल सिर्फ गांव को जोड़ने के लिए बना है, न इस पे बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं, न बड़े वाहन आ सकते हैं, न कई टन गाड़ी लोड करके कोई बालू गिट्टी पत्थर आ सकता है। हालांकि एक चीज़ है यहाँ पे कि नदी है, कांची नदी है, कांची नदी से बालू की निकासी होती है और बालू की निकासी की वजह से भी ये पुल दरक सकता है, लेकिन उसका भी जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की है। लेकिन प्रशासन उस पर भी ध्यान नहीं दिया, पूरी तरीके से मौन है। और फिलहाल की आप तस्वीरें देखेंगे, 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको कि अगर बरसात यहाँ पे होती है तो लोग बरसात में किस तरीके से इस पुल को पार करते हैं। और गर्मी के दिन, आने गर्मी अमूमन हम कह सकते हैं कि जो ठंडी और गर्मी का दिन होता है बरसात के बाद वाला, उसमें लोग किस तरीके से, देखिए बरसात के लिए इस बांस का पुल बनाया गया है कि पानी के ऊपर लोग जाएगा। देख बच्चा भी आ रहा है, नदी के नीचे से पार कर रहा है। अब उस तरफ
इस पुल के दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो तस्वीर है उस नदी के अंदर मिट्टी डाल के पुल बनाया गया है कि लोग उससे आसानी से आ जा सके। सबसे बड़ी चीज़ है कि भ्रष्टाचार हुआ कैसे, एक बड़े से पुल बनाने के लिए भ्रष्टाचार कैसे हुआ होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये समझना होगा। वीरेंद्र राम जैसे राज्य में कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इस तरह के पुल बनाते हैं, और पुल वो 2-4 साल के बाद जो बरसात होती है, जो आदमी का लोड जो होता है, मतलब एक तरह से तो एक गांव का भार, जो मोटरसाइकिल हो, कभी 4 व्हीलर गांव में लेकर लोग निकल जाते हैं, वो उसका भार पुल नहीं संभाल पाता है। तो ऐसे कई वीरेंद्र राम हैं जो इस तरह से राज्य में विकास कार्य चला रहे हैं। अपनी जो गाढ़ी कमाई है पब्लिक की, जो टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उसे अपने चल अचल संपत्ति बना रहे हैं और ऐसा पुल बना रहे हैं जो कि 2-4 साल चल रहा है और धंस जा रहा है। हालांकि ये पुल लगभग 3 सालों से टूटा पड़ा है, इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है, पूरी तरीके से धंस चुका है। गांव के लोग कैसे आएंगे कैसे जाएंगे इससे कोई मतलब नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि पुल कहीं और नहीं है, कहीं राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में नहीं है, कोई ऐसे ज़िले में नहीं है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। ये जो पुल है ना, रांची राजधानी में स्थित है। रांची राजधानी में इस पुल की ऐसी स्थिति, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब राजधानी रांची की स्थिति ऐसी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर सचिवालय से लेकर हर एक विभाग का मंत्रालय, मुख्यालय और सारे जो चीफ इंजीनियर होते हैं, जो चीफ होते हैं विभाग के, सभी लोग इस राजधानी में बैठते हैं, इस राजधानी के मंत्रालय में बैठते हैं। और उस राजधानी के इस गांव की ये तस्वीर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंजीनियर साहब किस तरीके से इस पुल का जो है कि बायोडाटा बनाए थे, एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माण कराए थे, कौन सा इसमें छड़, सीमेंट और गिट्टी लगाए थे कि जो बरसात नहीं झेल पाया और बरसात के दिन में ही पुल दरक गया। उसके साथ ही गोमिया डी और मामला डी के लोग क्या कसूर किए थे, जिनको ऐसा पुल बना के दिया गया, जो कि कुछ दिनों तक इस पुल से सफ़र किए, आए गए, और समय जब उनको लगा कि अब हमारी व्यवस्था ठीक हो गई, हम लोगों को आने जाने के लिए सही पुल मिल गया, रास्ता मिल गया, उसके बाद वो पुल दरक गया। हालांकि 3 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो उस समय हम कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार थी, राज्य में डबल इंजन की सरकार थी, और निर्माण भी हो सकता है उसी सरकार में हुआ हो। लेकिन वीरेंद्र राम उस समय भी इंजीनियर थे, तो जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वीरेंद्र राम के घर से इतने पैसे कैसे बरामद हुए, वीरेंद्र राम जैसे कई इंजीनियर हैं जिनके पास उनसे अधिक संपत्ति है, अलग अलग स्टेटों में संपत्ति है। और वीरेंद्र राम की जो पत्नी है फ्रांस का पानी पीती है, जो जानकारी निकल के सामने आई। तो ये सब अचंभित होने वाली बात नहीं है, ये सभी बातें एक तरह से सच्ची हैं, पुख्ता हैं, क्योंकि ऐसे पुल कई हैं जो राज्य में धंस चुके हैं, दरक चुके हैं। और धंसने दरकने के पीछे किसका दोष है वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि इंजीनियरों की मिली भगत से इस तरह के निर्माण होते हैं। ठेकेदारों और इंजीनियरों की जो कमीशन की बात होती है उस वजह से इस तरह के निर्माण होते हैं, और उस निर्माण का खामियाजा आम जनता भुगतती है। नवा डी और मामला डी के लोग भुगतते हैं। और उस निर्माण का जो होता है, जो इस तरह से निर्माण किए जाते हैं, उसको कहीं न कहीं निर्माण होने के बाद जो एक आस जगती है लोगों में कि अब हमें यातायात और एक दूसरे स्थान से कनेक्ट होने का जो कह सकते हैं कि साधन मिल गया, संसाधन हो गया, विकास हो गया। और जब वो विकास पे पानी इस तरह से पुल टूटने के बाद फिरता है, तब उनकी उम्मीद जो होती हैं वो उम्मीदें टूट जाती हैं। सरकार फिर क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, ये चीज़ें समझ से परे है, क्योंकि यह पुल 3 सालों से टूटा है। हमने ग्रामीणों से भी बात की है, उसको भी आपको सुनवाएंगे, ग्रामीणों का क्या कहना था उसको भी आप के यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। दिक्कत हो रहा है, देखो बच्चा बच्ची का स्कूल जाना, स्कूल आने जाने में तकलीफ होता है, और ये गाड़ी झाड़ी पार होता है ना, किसी मोदीवास है तो सामान तो बाजार टांडी ले जाना पड़ेगा सर, हैं, वो भी तकलीफ होता है। और सभी के बाजार हाट जाने माने बैल काड़ा गोरू सभी का तकलीफ हो रहा है सर। सेटा भी हमारे ये गांव में भी नहीं, इधर जितना गांव है सभी का तकलीफ होता है। और स्कूल स्कूल कहाँ आएगा सर यहाँ?
ये नदी में घर में रोई जानला छुआ बर्बाद हो जाता है सब। बर्बाद हो जाता सभी से तो तकलीफ है, बच्चा का भी वैसी होता है। अभी तो बांस का पुल बना हुआ है, अभी तो पार होता है, लेकिन बरसात में तो नहीं होगा सर। छुआई स्कूल महाने बहुत तकलीफ होते हैं। गोरू काड़ा सब ऊपर ही रहते हैं, पार नहीं आते हैं। हमरे तो पुलचाई ये देखे पुल से भागलक ना मने तो ऊपर ही रहते हैं गोरू काड़ा। हाँ, गोरू काड़ा ऊपर ही रहते हैं, पार नहीं होते हैं, बहुत तकलीफ होती। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ईडी वीरेंद्र राम के यहाँ ही नहीं, जो चीफ इंजीनियर हैं उनके यहाँ ही नहीं, पथ निर्माण, भवन निर्माण और जो भी लोग इस तरह के कृत्य किए हैं, जिनके भी कार्यकाल में पुल बना और टूट गया, उनके यहाँ भी ईडी को पहुँचना होगा और उनके भी काली कमाई का करतूत जो है सबके सामने लाना होगा और उससे पता चले कि कितनी जो गाढ़ी कमाई है आम लोगों को जो टैक्स के रूप में सरकार को दी है, उसकी बंदरबाट और उसकी लूट विकास के नाम पर ये इंजीनियर्स किए हैं। आपने देखा और समझा कैसे भ्रष्टाचार चारों ओर मचा है, चारों ओर लूट खसोट मचा है। अभी तो हमने आपको सिर्फ पुल की ऊपरी सतह दिखाई है, हम आपको लेकर चलते हैं पुल के नीचे। पुल के नीचे देखिए और ऊपर से जो कुछ ना समझ आया है उसे नीचे देखकर समझिए कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अभी हमने तस्वीरें पुल के ऊपर से दिखाई। पुल ऊपर से देखने में तो अच्छा लग रहा था, सही लग रहा था, लेकिन बीच में टूटा दिखाई दिया। अब हम नीचे से तस्वीरें दिखाएंगे कि इसमें भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ, इसमें कौन कौन से भ्रष्टाचार है, उस तस्वीरों को हम दिखाएंगे और तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस भ्रष्टाचार का जनक कौन है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ कि इसका पुल का जो पिलर लटक गया, उसके साथ ही अगर पिलर लटकने वाला था तो उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, और 3 साल से अगर पुल टूटा है तो 3 सालों में प्रशासन का इस पुल को सही करने पर ध्यान क्यों नहीं गया। क्योंकि अगर कोई भी पुल बनता है तो जो भी कंपनी पुल बनाती है उसकी सिक्योरिटी मनी, मार्जिन मनी विभाग के पास होता है और गारंटी होती है कि हम इस पुल को इतना दिनों तक सेफ रखेंगे। पहले हम एक तस्वीर दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे एक तस्वीर दिखाएं। देखिए, अब बालू पूरी तरीके से डंप किया गया है। ये बालू कहीं और से नहीं लाया गया, इसी नदी से निकाला गया और ये बालू की जो मात्रा है इतनी ज़्यादा मात्रा में निकाली गई है कि देखिए, आप नदी का किनारे से हम गुजर रहे हैं और नदी के किनारे इतनी जो बालू थी उसको निकाल के इतना निकाला गया है कि बालू जो है ख़त्म हो गई है और मिट्टी पे हम चल रहे हैं। अब सीधे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम दिखाएंगे कि पुल को जो उसका पाया है टेढ़ा हुआ, उसके बाद पुल भसक गया, भसक के जो 2 पाया है उसका टूट गया। एक तरह से कहें कि जो जोड़ने वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो गिर गया नीचे और दोनों पाया अभी वैसे ही टेढ़े हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण है कि जो नदी में जब बालू की निकासी होती है तो इतनी नीचे तक उस बालू की निकासी की गई कि जो पाया है भसक कर टेढ़ा हो गया और टेढ़ा होने की वजह से 2 पाए जो टेढ़े हुए तो जो है पुल का ऊपरी हिस्सा नीचे गिर गया। लेकिन जब उस बालू को निकाला जा रहा था तो थाना कहाँ था, जिला प्रशासन कहाँ था, उसके अलावा जो जिम्मेदार कंपनी इस पुल को बनाई थी वो कहाँ थी। और अगर इस नदी में बालू था और बालू की निकासी ऐसा नहीं है कि पुल बनने के बाद शुरू हुई होगी या पुल बनते ऐसा टाइम शुरू हुई होगी, पुल जब नहीं बना होगा, जब पुल नहीं रहा होगा तब भी इस बालू की निकासी होती रही होगी। और आप देखेंगे तस्वीरें हम सीधा दिखा रहे हैं, उस पाए की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उस पाए की देखिए कितनी नीचे तक उस पाया को ले जाया गया था, कितना नीचे तक उस पाया को ले जाया गया था, ज़मीन में कितना नीचे उस पाया को अंदर तक ले जाया गया था। इस पिलर को तस्वीर देखने से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से बालू का जो है अवैध खनन हुआ। हम एकदम तस्वीर जो है नज़दीक से तस्वीर दिखाएंगे, एकदम पास से तस्वीर दिखाएंगे कि पुल गिरा क्यों। अगर पुल इस स्थिति में था, यहाँ से बालू की निकासी हो रही थी, इस नदी में बालू थी, तो प्रशासन को इस बात का ध्यान क्यों नहीं गया कि यहाँ से बालू की निकासी होती है। अगर बालू की निकासी पे या तो रोक लगा लेती या तो पुल जब बन रहा था इसका पाया और नीचे तक ले जाती या
कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था करती जिससे कि इस गांव वाले को लोगों को जो है गोमिया डी के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहते, उनको आने जाने में परेशानी नहीं होती, जो माया डी के लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी नहीं होती। इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत थी प्रशासन को, लेकिन प्रशासन थोड़ा भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। हम सीधे अब उस पाए के पास पहुंच रहे हैं, जो पाया भसका हुआ, जो पाया गिरा हुआ है, और इस पाए को देख के नहीं लगता किसी अपार्टमेंट का भी इतना कमज़ोर पाया होता होगा। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ और निकल के सामने आ गई कि पाया कमज़ोर, इंजीनियर की मिली भगत, और पाया कमज़ोर इंजीनियर के मिली भगत, और बालू अगर निकाली गई प्रशासन की मिली भगत। देख लीजिए भैया, ये पुल है, पुल का पाया ऐसा होता है, हम तो पहली बार देखे हैं कि ऐसा पुल का पाया होता है। तो लग रहा है साला अपार्टमेंट का भी ऐसा पाया नहीं होता जिस तरीके का पुल का पाया है। इससे तो मजबूत कोई अपार्टमेंट बनता है, अपार्टमेंट का जो बेसमेंट बनता है उसको भी हमको लगता है 40 से 50 फीट अंदर तक ले जाया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना अंदर ले जाया गया है। अगर हम इसको ऐसे नाप दें तो हमको लगता है 3 फीट इसकी हाइट होगी, 3 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी, और 3 फीट इस पाए को ज़मीन के अंदर रखा गया, ऊपर से बड़ा पाया खड़ा किया गया, ऊपर से पुल ढाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इस पे आदमी आ जाएगा, गाड़ी नहीं आएंगी। लेकिन इन बालू माफियों पे तो ध्यान देना चाहिए साहब कि बालू माफिया जो हैं बालू खनेंगे, जब बालू निकलेगी तो पुल कमज़ोर होगा और पाया ढह जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और यही पाया नहीं, उसके हमारे ठीक सामने जो बगल सामने है वो भी पाया कि यही हाल है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दिया, और इतना कमज़ोर पाया बनाने का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पाया बना, इतना कमज़ोर बनाने का क्या ज़रूरत था? इससे मजबूत बना लेते, पुल तो कम से कम चलता। ये दो गांव के लोग इससे आते जाते, लेकिन न बालू माफिया को प्रशासन रोक पाया, न पुल शासन सही से बना पाया। सिर्फ किया तो बालू माफियों से पैसे की उगाही किया, और जो पुल बनाने वाली कंपनी थी उससे कमीशन खाया। देखिए एक और पाया दिखा देते हैं आपको सामने, क्या हाल हुआ है इसका। जो सरिया है इसमें लगी हुई, सरिया साफ दिखाई दे रही है। क्या मजबूती होगी सीमेंट की, क्या क्वांटिटी होगी बालू की, क्या क्वांटिटी है गिट्टी की। हालांकि छड़ तो मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ छड़ से नहीं ना होता है, उसमें गिट्टी भी होना चाहिए, उसमें बालू भी होना चाहिए, और सीमेंट का जो ग्रेड होता है पुलों को बनाने के लिए जो ग्रेड होता है, उस ग्रेड का सीमेंट भी होना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उस ग्रेड का सीमेंट यूज किया गया इस पुल को बनाने के लिए। तो इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार हुए, बालू माफियों को बढ़ावा दिया गया, उस पर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके साथ ही जब शासन इंजीनियर इस पुल को बना रहा था, इसकी गहराई, ऊंचाई और लंबाई का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब बालू खनी जा रही थी, जब बालू इस पाया के पास से निकाली जा रही थी, उस बालू निकाला जब जा रहा था, उस समय भी प्रशासन शासन ने ध्यान नहीं दिया। तो इससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से सारा चीज़ हुआ। अब वीरेंद्र राम ही नहीं, उस इंजीनियर को भी पकड़ना चाहिए जिस इंजीनियर ने इस पुल को बनाया था। उस थाने को प्रभारी को भी पकड़ना चाहिए कि जिसके इस थाने का प्रभार में रहते हुए इस पुल गिरा। उस समय के जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को भी पकड़ना चाहिए जिनके समय यह पुल गिरा। अब देखिए पुल वहाँ था और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है बह के यहाँ तक आ गया है। ये पुल बरसात में टूटा था 3 साल पहले, और हमने पूरे तरीके से पिलर की स्थिति दिखा दी कि पिलर 3 फीट ज़मीन में डालकर पुल ढाल दिया गया। वाह रे इंजीनियर हमारे देश के, वाह रे हमारे देश के शासन के प्रशासन के अधिकारी, वाह रे जो भी विभाग में, जो पथ निर्माण विभाग में आता होगा, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण विकास में आता होगा ये पुल, उस विभाग के वरीय अधिकारियों का क्या होगा इस देश का, इस राज्य का। हम बाहरी भीतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। हम कहते हैं कि बाहरियों को हटाएंगे, भीतरियों को लाएंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन इस तरह के जो अवैध खनन, अवैध निर्माण जो किए गए हैं, जो निर्माणों में भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर कैसे अंकुश लगाएगी सरकार?
अब देखना ये होगा, समझना हमें ये होगा कि जिस तरीके से इस पुल का निर्माण हुआ है और जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ से बालू निकाली गई और इतनी बालू निकाली गई कि पुल का जो है पिलर दरख्त के नीचे गिर गया। हालांकि जब ये पुल बना होगा तो ज़रूर इस पाए की ऊंचाई लंबाई देखी गई होगी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब यह इस नदी में बालू था, जब बालू था तो उस इंजीनियर को कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए कि हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, किसी पुल का निर्माण कर रहे हैं, किसी पुल के लिए अगर पिलर का निर्माण हम कर रहे हैं और वो नदी के बीच में दोनों पाया आप देखेंगे जो टेढ़े हुए हैं, दोनों पिलर्स को आप देखेंगे तो ये दोनों पिलर्स जो हैं नदी के बीचों बीच हैं। इनकी मजबूती का खासा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन न बालू माफिया माने, न इंजीनियर साहब माने, न शासन माना, न थाना माना, न जिला प्रशासन माना, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अंततः परिणाम यही आया, पुल गिर गया, बालू की ढुलाई लेकिन जारी है। अब बालू की तस्वीरें तो आप देखे होंगे किस तरीके से जो बालू डंपिंग किया गया था, पूरी तरीके से बालू को डंप किया गया है, पूरी तरीके से बालू को रखा गया है, नदी के ठीक बाहर रखा गया है। थाना भी यहाँ आने का जहमत नहीं उठाता, जिला प्रशासन भी आने का यहाँ जहमत नहीं उठाता। जहमत सिर्फ उठाते हैं लोग, गाँव के लोग जो इस बाँस के बने पुल से। अब देखिए तस्वीरें देख रहे होंगे, इस बांस के बने पुल से, टूटे फूटे पुल से अपने गांव के लोग खुद इसको रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं और 3 सालों से इस रास्ते से लोग इस गांव से मामलाडीह से गोमियाडीह जाते हैं। एक दूसरे गांव को कनेक्ट करने का यही एकमात्र विकल्प है, वो है बांस का पुल। लोग जो लड़के हैं इस गांव के पढ़ने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि अगर पढ़ने जाएंगे तो जब बरसात के दिनों में, जब एक तरह से कह सकते हैं जब स्कूल की जो पढ़ाई होती पूरी जोरों पे होती है, उस समय इस नदी में पानी भरा होता है, उस वजह से भी नहीं जा सकते। तो सरकार प्रशासन किसी तरीके से अंकुश लगाने में एक तरह से कह सकते हैं कि विफल होती दिखाई दे रही है और ऐसे निर्माण करा रही है जिससे कि कह सकते हैं कि पुल टूट जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पे उठता है कि पुल बनाने में गुणवत्ता और जो मानक है उसका ध्यान इंजीनियर और ठेकेदार दोनों ने नहीं दिया, क्योंकि कमीशन इंजीनियर साहब को लेना था और ठेकेदार को कम खर्च में अपना भी पैसा बचा कर यहाँ से निकल जाना था। दोनों ने बखूबी कर लिया, उसका खामियाजा जनता उठा रही है। और तीसरे बचते हैं कि बालू खनने वाले लोग जम के बालू खनने, जम को बालू का डंपिंग किए, जम के बालू की बिक्री चल रही है। उस पर भी शासन और जिला प्रशासन का कोई भी अंकुश लगाने का, थाना प्रभारी हो या जो भी लोग हैं शासन से जुड़े जिनकी जिम्मेवारी इसकी संरक्षण की, उन्होंने भी जहमत नहीं उठानी चाहिए। अंततः ये पुल का दोनों पाया गिर गया, पुल का दोनों पाया एक तरह से कहेंगे भसक गया और पुल टूट गया, जिसकी जहमत अब गाँव वाले लोग उठा रहे हैं। हालांकि अब तक जो स्थिति हमको देख कर लगी है कि शासन 3 साल से टूटे हुए पुल पर किसी तरह का काम, किसी तरह का मरम्मत, किसी तरह का सूद लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे खबर चलने के बाद क्या शासन बालू माफिया, इंजीनियर्स और जो कंपनी ने पुल बनाया होगा उस पर किसी तरह का एक्शन लेती है या अपना इतिश्री करके, या जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से लोग परेशानियां उठाकर इस नदी को पार कर रहे हैं बांस के पुल से, कच्चे पुल से, उस परेशानियां उनकी बरकरार रहती हैं। ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें लाइव 7 पे चलाते रहेंगे और जो परेशानियां हैं लोगों की, मूल रूप से जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है कुछ चीज़ों का शोषण करके, प्राकृतिक का दोहन करके, उसी खबरें हम चलाते रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे और शासन के कान में जू जो नहीं रेंग रहा है वो अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ लाइव 7 के माध्यम से पहुँचाने का काम करें। आपने देखा हमारे सहयोगी राहुल की रिपोर्ट और समझा कि किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल भ्रष्टाचार का पुल है। यह पुल जो है ये अधिकारियों का, प्रशासन का, शासन के लापरवाही का पुल है। हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी राहुल, हम तो स्तब्ध हैं इस तरह के निर्माण कार्यों को देख के। 5 साल भी जो पुल ना टिक पाए, उस पुल को बनाने का आखिरकार मतलब क्या है? जो छड़ दिख रही, जो सरिया उसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो एक बेहद गुणवत्ताहीन क्वालिटी का यूज किया गया है। साथ ही साथ मात्र 3 फीट का बुनियाद एक बड़े से पुल के लिए
हमें तो अचरज होता है कि इंजीनियर्स क्या देख के इसको पास करते हैं और अभी तक क्यों कोई रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई है। राहुल, उनके घर से बरामद हुआ कि वो जो पानी पीते हैं वो फ्रांस से आता है, करीब 300 रुपए लीटर का पानी आता है। उसके अलावा जो चीजें हैं एक तरह से कह सकते हैं जो संपत्तियां बरामद हुई, जिस तरह के कागजात बरामद हुए, जिस तरीके की एक तरह से कह सकते हैं कि जो पैसे बरामद हुए, जो गहने बरामद हुए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के पैसे थे, किस कहाँ से जो पैसे आए थे, कहाँ से जो संपत्तियां बनाई गई थी। तो उसका जीता जागता उदाहरण एक तरह से कह सकते हैं ये पुल है। और एक सीएजी की जो रिपोर्ट कहती है 2022 की जो रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में लगभग 200 पुल जो है कि बनाए गए हैं झारखंड में, और 200 पुलों में जो है 90% ऐसे पुल हैं जिनकी मियाद लगभग अब 5 सालों में ऐसी हो चुकी है जो या तो गिर चुके हैं, या तो गिरने वाले हैं, या तो एकदम ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि अब गिरेंगे कब गिरेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर थे ग्रामीण विकास विभाग का, और जो सारे निर्माण हुए हैं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से हुए हैं। लगातार सरकारें कहती है कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की कोशिश, एक दूसरे गांव को कनेक्ट करने की कोशिश, शहर से गांव को कनेक्ट करने की कोशिश, वो कोशिश वीरेंद्र राम ने किया बतौर इंजीनियर रहते हुए, विभाग ने बतौर इंजीनियर रहते हुए इस कोशिश में रंग लाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं, और जो भ्रष्टाचार हुए उससे साफ जाहिर होता है कि जो ठेकेदार थे, जो चुनिंदा ठेकेदार थे वीरेंद्र राम के, उन्हीं लोगों को टेंडर दिया गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बुंडू में 5 पुल बनाए गए हैं, जो बुंडू के आसपास जो 5 पुल बनाए गए हैं, उसमें से 3 पुल गिर चुके हैं और 2 पुल भी गिरने वाले हैं। कब गिर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज भी गिर गए होंगे, कल भी गिर सकते हैं, हो सकता है 10 दिन बाद गिर जाए। हालांकि बारिश की मारो नहीं झेल पाएंगे। और वो 5 पुल को बनाने वाले संजय पांडे हैं। संजय पांडे कौन है? संजय पांडे यहीं अल्गोड़ा के रहने वाले हैं, रांची के निवासी, और वीरेंद्र राम के काफ़ी करीबी हैं। आप समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा पुल का टेंडर लेता है और पुल 2 साल में 1.5 साल में गिर जा रहे हैं। एक पुल तो अभी उद्घाटन भी उसका नहीं हुआ है और उसकी स्थिति गिरने के कगार पे है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वीरेंद्र राम ने भ्रष्टाचार कराए हैं अपने ठेकेदारों के माध्यम से। हालांकि जो संजय पांडे अभी भी एक पुल का काम, रिमिक्स फॉल के करीब में एक पुल का काम कर रहे हैं। पुल करीब बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी बन के तैयार होने के साथ ही वो जर्जर हो चुका है। तो संजय पांडे पे भी ईडी की कार्रवाई हमको लगता है कि जल्द ही होगी। और जिस तरीके से पुलों में भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस तरीके से इस तरह के निर्माण में भ्रष्टाचार हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जो वीरेंद्र राम के पास अकूत संपत्तियां अर्जित की है, वो संपत्तियों में उतनी संपत्तियां उस कह सकते हैं उस ग्राउंड की, एक तरह से कह सकते हैं उस जैसे 125 करोड़ की वीरेंद्र राम के पास है, तो और भी इंजीनियरों के पास 125 करोड़ की संपत्तियां होंगी, 125 करोड़ से अधिक की संपत्तियां होंगी। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार कहीं न कहीं सभी लोग उसमें शामिल हैं, और सभी लोग अगर शामिल हैं, सभी लोगों को कमीशन मिला होगा, सभी लोगों को हिस्सेदारी हुई होगी, और उस हिस्सेदारी में सभी लोग शामिल हैं। हालांकि अब ईडी जांच कर रही है। ईडी जांच में कितना आगे बढ़ेगी, ईडी जांच में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, इस देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही हम इस पुल को देखे, जो गांव को जोड़ने वाला पुल था, इस पुल को टूटा देखकर समझ में आया कि किस तरीके का निर्माण झारखंड में कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग किस तरह का निर्माण करा रहा है, और निर्माण में कितनी घोर अनियमितता बरती जा रही है। लोगों की जिंदगियों के परवाह किए बिना इस तरह के निर्माण किए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग जो अधिकारी हैं, वो मंत्री हैं, अधिकारी, प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी लोग कितना लोगों की जानों को लेकर कितना गंभीर हैं। अगर गंभीर होते तो इस तरह का निर्माण नहीं होता, और निर्माण हुआ तो इस तरह की एक तरह से कह सकते हैं कि पुल गिरता नहीं। लेकिन अब सारी चीज़ें हैं, देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई ईडी कर रही है। ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या संजय पांडे के पास भी ईडी जाती है? क्योंकि वो भी 5 पुल बनवा चुके हैं, 3 पुल ढह चुके हैं, 2 पुल ढहने वाले।
जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं, ऐसे में झारखंड का विकास बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरह के अधिकारी बैठे हैं, उनके यहाँ छापेमारियां चलती हैं और फिर खुलासे होते हैं कि अकूत संपत्ति है उनके पास। यह अकूत संपत्ति आखिरकार कहां से रही है? आपने देखा 5 पुल बनाए गए 5 सालों में, 3 ध्वस्त, 2 धंसने की कगार पर है। जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल ने बताया कि आज धसे, कल धसे, 10 दिन बाद धसे, लेकिन बारिश तक तो यह टिकने वाली बिल्कुल नहीं है। सवाल आपके पास हम छोड़ के जा रहे हैं। आप सवाल करें, आप अपनी आवाजें बुलंद करें, आपकी हक की लड़ाई है। अगर कोई दुर्घटना होता है इस तरह के पुल के कारण, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या शासन होगा? क्या अधिकारी होंगे? वो तो अपना पलड़ा झाड़ लेंगे, लेकिन नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? आप लोगों को।